बड़ी बात है कि ऑल्टरनेटिव भारत ने तैयार कर रखा था, कतर से सप्लाई बढ़ा दी थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है सर, तो क्या गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़े थे और जो ऑयल के दाम बढ़े थे वो कम हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये खबर आई तो यूएस ब्रेंट क्रूड का जो दाम था वो $83 पे आ हाँ। गया। और जो नॉर्मल ब्रेंट क्रूड है उसके दाम में भी गिरावट आई, तो करीब करीब 10% की गिरावट आई है अभी। कल जब मार्केट खुलेगा, बाजार खुलेगा, शेयर बाजार खुलेंगे दुनिया भर के, तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं एक ये अच्छा पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। और जैसा आपने देखा भी होगा कि पिछले 2-3 दिनों से शेयर बाजार में भी तेजी आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं मोमेंटम बरकरार रहने की उम्मीद है। पॉजिटिव खबर थी, जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ थी सब जो है एब्जॉर्ब कर ली गई हैं बाजार के तौर पर। तो अगर आप वो जो एक बाजार में भी एक मुश्किल थी, कई लोगों ने निवेश किया था, उनको भी डर सता रहा था कि हमारे पैसों का क्या होगा, तो शायद एक अच्छी खबर ये है। दूसरी खबर ये है कि जो भारत का जो सप्लाई रूट था, जो सप्लाई चेन थी, वो फिर से बहाल होने की उम्मीद है, जिसमें फर्टिलाइज़र भी है, जिसमें तेल भी है, जिसमें गैस भी है, जिसमें दवाइयाँ भी हैं। क्योंकि देखिए हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो मिडिल ईस्ट का जो रूट है, उस रूट के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में और आगे तक वहाँ एक पूरी लॉजिस्टिक की कॉरिडोर है, तो वो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर उसे बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका भी कहीं ना कहीं एक राहत की एक अच्छी खबर है, जो मुझे लगता है कि ये आज आई है। और ये अगर 27 अप्रैल के बाद भी कंटिन्यू होती है तो फिर ये माना जा सकता है कि ये युद्ध खत्म होने के आसार हैं या उम्मीद है। अच्छा, इस्लामाबाद में जब बातचीत हुई थी, 21 घंटे की बातचीत हुई, सफल परिणाम नहीं निकला। उसके बाद ये आया कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, अमेरिका इस तरह से प्लानिंग कर सकता है, लेकिन फिर सीज़ फायर हो गया। फिर उसके बाद लेबनान और इजराइल में भी सीज़ फायर 10 दिनों का हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया। तो ये जो वॉर का डायरेक्शन है, एंगल है, वो किस तरफ जा रहा है, ख़त्म की तरफ या ईरान या अमेरिका कोई और प्लानिंग कर रहा है इसके तहत? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें मैं आपको कुछ है 2 विकल्प बताता हूँ। देखिए अमेरिका की डिमांड एक तो ये है कि जो ईरान में जो यूरेनियम रखा है वो वापस मिल जाए, वो IAEA को मिल जाए या UN के किसी और एजेंसी के हाथ मिल जाए। तो अब उसके लिए क्या है कि उसके लिए अगर ईरान राजी होता है तो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं ये फेस सेविंग होगी। उसके लिए ये होगा कि देखिए हमने जो जिस मकसद से लड़ाई शुरू की थी वो मकसद हमारा पूरा हो रहा है। अगर ईरान किसी भी कीमत पर यूरेनियम को वापस नहीं करता या उसको डिकम्पोज नहीं करता या उसको नष्ट नहीं करता किसी भी तरीके से, तो ये जो तनातनी का मुद्दा है ये बना रहेगा। तो इजराइल के साथ जो लड़ाई है वो अपनी जगह है, लेबनान की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन ये अंत में ये जो लड़ाई है ये यूरेनियम पर आकर टिकेगी। तो एक ऐसी चर्चा है, मतलब जो आमतौर पर सोशल मीडिया में चलती है, कि अमेरिका $20 बिलियन ईरान को दे सकता है बदले में यूरेनियम लेकर। तो अगर ये डील होती है तो तब ये युद्ध खत्म होगा। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर पेच फंसा, अभी भी 30 से 40% चांस है कि ये लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया तो जो टोल टैक्स ईरान के द्वारा लिया जा रहा था अब नहीं लिया जाएगा? देखिए ये तो एक टेम्परेरी मेजरमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि टोल वाली जो बात थी ईरान ने वो वापस ले ली। ये केवल 27 तारीख तक की एक व्यवस्था है। 27 तारीख तक आप जितना भी तेल जो भी सामान है वो जा सकता है। इस दौरान अमेरिका के साथ बातचीत होगी। अगर वो बातचीत आगे बढ़ी तो कुछ सहमति हो सकती है। अगर बातचीत कहीं ना कहीं रुकावट हुई तो फिर से हम एक दूसरी जंग के हालात देखने को मिल सकते हैं। जैसे ईरान ये कह रहा था कि बिना वो शर्तों के घुटने नहीं टेकेगा, आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अब क्योंकि अमेरिका उसके शर्त मान रहा है, क्योंकि दोनों ही देश कहीं ना कहीं चाहते हैं कि लड़ाई शांत हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो एक शर्त मान ली गई। तो क्या अब जैसे यूरेनियम इनरिचमेंट की बात आई या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुले, और भी जो शर्तें हैं, तो वो और अपने शर्तों पर अडिग रहेगा या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ईरान? बिल्कुल यही सवाल है, यही पॉइंट है श्रुति। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ईरान इसे उतना बड़ा भी मुद्दा नहीं बनाएगा। लेकिन पॉइंट ये है, सारी लड़ाई किस बात पे शुरू हुई थी कि ईरान अपना जो परमाणु जो सामग्री है उसको IAEA जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसको दे दे या खुद नष्ट कर दे निगरानी में, या किसी दूसरे तीसरे देश को सौंप दे, जो मीडिएटर हो, जो आपस में सहमति बने। जितनी भी पावर्स हैं, 6 पावर्स हैं जो नेगोशिएशन कर रही थी ईरान के साथ।
लेकिन अगर ईरान ने ऐसा नहीं करा तो फिर अमेरिका और इजराइल को इस बात का खतरा है कि आने वाले टाइम में ईरान एटम बम बना सकता है और फिर ईरान के साथ डील करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये बैक टू बैक जो केसेस हुए हैं, कल लेबनान और इजराइल में सीज फायर हुआ, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल गया, इसके पीछे कोई रणनीति आपको समझ में आ रही है? देखिए, अमेरिका ने और इजराइल ने 2 कदम पीछे खींचे हैं, नो डाउट। एक कहीं ना कहीं लेबनान को लेकर गतिरोध था और इजराइल लेबनान में पिछले 4-5 दिन में जितनी भारी बमबारी की है, कई पूरे गांव के गांव खत्म कर दिए और आगे जो जिस तरह का एडवांसमेंट किया है इजराइल की आर्मी ने, उसके बाद इजराइल को लगता है कि लेबनान का मोटा मोटा टारगेट उसका पूरा हो गया। तो जैसे ही वो टारगेट पूरा हुआ तो उसके बाद इजराइल ने अमेरिका को सिग्नल दिया कि हम यहाँ पे सीज फायर कर सकते हैं, हमें लेबनान में अब कोई और एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो तब ये हुआ है एक तरह से। और दूसरी बात ये थी कि ईरान की ये सबसे बड़ी डिमांड थी, वो उसको सीज फायर वायलेशन मान रहा था। तो अगर ये लेबनान के साथ ये डील हुई भी है या लेबनान में जो सीज फायर हुआ भी है, ये कहीं ना कहीं ईरान भी अपनी जीत बताएगा। तो कुल मिला के ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अगर बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन मैं अभी भी ये बात कहूँगा, हमारे इस पूरे एनालिसिस में सबसे बड़ी बात ये है कि बातचीत टूट सकती है, क्षणभंगुर है, एक तिनके से टूट सकती है अगर ईरान अपना यूरेनियम जो उसने तैयार किया है, जो 60% है और एक एटम बम के लिए मोर देन 90% चाहिए, मतलब एक इनरिचमेंट जो है, तो 60% इनरिच्ड जो यूरेनियम है उसका क्या होगा, वो एक पेंच फंसा हुआ है जिस पर सहमति नहीं। लेकिन सर, मेरा इसमें लास्ट क्वेश्चन है, जब सीज फायर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया था कि अब अमेरिका और ईरान एक साथ मिलकर काम करेंगे और सैटेलाइट से निगरानी रखी जाएगी, तो उस स्टेटमेंट का फिर क्या मतलब हुआ? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बयान की बात मतलब वो एक अलग मामला है। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी एक बाइट अभी मैं कहीं देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे ईरान, वी हैव ए ग्रेट रिलेशनशिप विद द ईरान। तो वो तो कुछ भी हो सकता है। तो उस बात की बजाय ध्यान देने के जो बाकी उनका पूरी सोच है, पूरे जो उनके आसपास के लोग हैं या उनका डीप स्टेट है, वो ये सोचता है, और जो इजराइल है, इजराइल की जो लॉबी है अमेरिका में, वो इस बात को मानती है कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं होंगे भविष्य में भी। तो ये उनकी डॉक्ट्रिन है। तो इस डॉक्ट्रिन को वो उससे पीछे नहीं हट सकते और यही वजह है कि वो किसी भी कीमत पर, खासतौर पर इजराइल, क्योंकि इजराइल ईरान को अपना एग्जिस्टेंस की थ्रेट मानता है, तो वो एक हमेशा यही बात कहेगा कि भाई मैं किसी भी कीमत को ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं मान सकता या संपन्न देश नहीं बनने दूंगा। उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े और अमेरिका में जो भी गवर्नमेंट है उसको चाहे मुझे कैसे ही कन्विंस करना पड़े, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और क्योंकि अमेरिका की हमेशा पॉलिसी भी यही रही है कि जहाँ पर रिसोर्सेज रिच जो भी कंट्री रही है उसको हमेशा कैप्चर किया, चाहे इराक देखिए आप, अफगानिस्तान देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, जो वहाँ पे भी उसने यही किया है। मेरा लास्ट सवाल है, बातचीत होगी तो कहाँ, फिर से इस्लामाबाद या कहीं और? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो बातचीत है ये अपने आखिरी चरण में है। तो मुझे लगता है कि बातचीत जो पाकिस्तान ने शुरू की है दोबारा, और इसमें चीन का भी एक बड़ा रोल है, राइट। तो इस बातचीत को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये किसी एक थर्ड कंट्री में हो सकती है। और मेरा अनुमान है कि शायद ये सऊदी अरब में हो जाए। ओके। इस्लामाबाद में भी हो सकती है, पर अब इस बात की भी संभावना है कि चूंकि थोड़ी सी टेंशन ईज ऑफ हुई है, कूलिंग हुआ है दोनों साइड से, दोनों साइड एक एक कदम पीछे हटे हैं, तो शायद थोड़ी सी बातचीत और बेहतर माहौल में हो। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट आपने समझा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और क्या ग्लोबली इम्पैक्ट होगा, वॉर का क्या फ्यूचर है, 27 तारीख के बाद 28 तारीख को क्या होगा, विज़न क्या है, क्योंकि तीनों ही देश चाहते हैं कि अब लड़ाई रुक जाए और कहीं ना कहीं जो ईगो की लड़ाई थी वो शांत पड़ रही है, शर्तों के साथ ही सही। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।